वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम सीबीएसई का जो रिसेंट सैंपल पेपर उन्होंने लॉन्च किया है उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे एंड उसके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड इस पेपर को एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहला जो पोर्शन है वो है सेक्शन ए, जिसमें कि 20 क्वेश्चंस हैं, जहां पर आपके पास 18 एमसीक्यू हैं और 2 क्वेश्चंस रीजन और असर्शन के हैं आपके। तो क्वेश्चन 1 हमसे क्या कह रहा है, इफ फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, हमारे पास ए जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और हमें दे रखा है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इसके बराबर है। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, तो ये जो 2025 है इसको कॉमन ले लें, तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a किसके इक्वल आ जाएगा। यहां से 2025 कॉमन ले लिया आपने, तो यहां पे बच गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और यहां पे आप ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये आ गया 2025 I3 या फिर IN लिख सकते हो। हम ये जानते हैं, वी नो दैट कि a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a जो है वो किसके इक्वल होता है, वो डिटर्मिनेंट ऑफ a आई n के इक्वल होता है। तो इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से हम यहां लिख सकते हैं i की पावर n। तो ये जो 2025 है ना, ये क्या है, ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो आपका 2025 यहां पे होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमने यहां पर निकाल ली। क्वेश्चन में हमें वैल्यू निकालनी है डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस एडजॉइंट ऑफ ए की। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हमें मिल गया, अब एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है, तो हम ये जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, यानी कि जो n है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो जो हमारे पास ऑर्डर है वो क्या है, 3 दे रखा है, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3-1, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, यानी कि ये जो 2025 है इसका स्क्वायर। मुझे वैल्यू इसकी निकालनी है, दोनों वैल्यूज यहां पुट कर दो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया है 2025 प्लस एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट आया है 2025 का स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। एक्सपेंड नहीं करना है क्योंकि डी ऑप्शन आपको ऐसा ही दे रखा है, तो यहां पर आप डी ऑप्शन को इसके अंदर टिक करेंगे। क्वेश्चन 2 देखिए, अज्यूम x, y, z and w and p are the matrices of order। इन सभी का ऑर्डर मुझे ये दे रखा है। Then the restrictions on n, p and n, k and p। तो n, k और p पर क्या रेस्ट्रिक्शंस बनेंगी, जब हमारे पास जो p y है, p मैट्रिक्स इंटू y प्लस w इंटू y, ये आपका यहां पे एग्जिस्ट करता है। अब एग्जिस्ट करने के लिए केस क्या है, मान लो मेरे पास जो ए का ऑर्डर है वो m क्रॉस n है और b का जो ऑर्डर है वो है p क्रॉस q। मैं कहता हूं कि ए बी प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, तो जो ए बी प्रोडक्ट है वो एग्जिस्ट कब करेगा, जब पहले वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो, तब हमारा जो ए बी प्रोडक्ट है वो एग्जिस्ट करता है। तो यहां पे ये n और p इक्वल होने चाहिए। p का ऑर्डर मैं लिखूं यहां पे, तो वो है आपका p क्रॉस k, वो है p क्रॉस k। एंड यहां पे y का ऑर्डर हम लिखें, y का ऑर्डर है 3 क्रॉस k और यहां w का ऑर्डर है n क्रॉस 3 और y का ऑर्डर है हमारे पास 3 क्रॉस k। अब देखो ये एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब पी वाई भी एग्जिस्ट कर रहा है और डब्ल्यू वाई का प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहां पे ये जो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स हैं इसकी नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे, मतलब k इज इक्वल टू 3 होगा। और यहां से अगर मैं ए बी का ऑर्डर लिखना चाहूं
तो ए बी का ऑर्डर होता है m क्रॉस q। तो हम पी वाई का ऑर्डर लिखें तो वो होगा p क्रॉस k, तो वो बन जाएगा p क्रॉस k, और यहां पे प्लस है आपका, और ये दोनों इक्वल हैं, और डब्ल्यू वाई का ऑर्डर लिखोगे तो वो आ जाएगा n क्रॉस k। और ये हम जानते हैं कि जब दो मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं तो उनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, तब हम उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये कह रहा है ये एडजस्ट करते हैं, मतलब ऐड हो जाएगी तो ऑर्डर इक्वल है, यानी कि के तो यहां पे सेम ही है, तो ये p और n भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब जो p है आपका वो किसके इक्वल है, यहां पर n के इक्वल यहां पे आ रहा है। प्रोडक्ट के लिए नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए, और नया ऑर्डर बनता है m क्रॉस q। तो यहां से तो k मिल गया, और ये दोनों आपके इक्वल होंगे तभी इनका एडिशन पॉसिबल है। तो जो p है वो n के बराबर हो जाएगा। और आप ऑप्शन को देखें तो यहां पे कौन सा ऑप्शन आप इसके अंदर टिक करेंगे, दैट इज ऑप्शन ए, आपको सेम दे रखा है तो आप ऑप्शन ए को इसके अंदर यहां पे टिक करेंगे। क्वेश्चन 3 देखिए, द इंटरवल इन विच द फंक्शन f डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। किस इंटरवल के अंदर ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो दे रखा है e की पावर x, मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो वो e की पावर x ही आ जाएगा। अब x की वी नो दैट, हम ये जानते हैं fx इज इंक्रीजिंग when f डैश x इज ग्रेटर देन 0। तो जब f डैश x है आपका वो ग्रेटर देन 0 होगा, तब हमारा जो फंक्शन है, इनफैक्ट आई मस्ट से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो वो कब होगा, जब आपका f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा। तो आप यहां x की क्या वैल्यू रखें, ये जो आपका f डैश x है वो ग्रेटर देन 0। तो मैं ये कहता हूं कि आप x की यहां कोई भी वैल्यू रख लो। जो e की पावर x है ना, ये एक हाई वैल्यू फंक्शन है जिसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, मतलब ग्रेटर देन 0 ही रहेगी। तो आप कह सकते हैं कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और आई मस्ट से माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। यानी कि आप ऑप्शन सी को यहां पर टिक करेंगे कि सभी वैल्यूज के लिए, x की हर रियल वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन है हमारा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। क्वेश्चन 4 देखिए, इफ a and b are non-singular matrices of same order with determinant of a is equal to 5, कि यहां पर a और b हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, मतलब अगर आप इनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो वो 0 नहीं आएगा। सिंगुलर मैट्रिसेस का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आता है। हमें दे रखा है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ a है ना आपका, वो क्या है, वो आपका 5 है। तो आप वैल्यू निकाल दीजिए किसकी, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स ए बी का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको यहां पर निकालनी है। तो यहां पे समझिए, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, बी इनवर्स ए बी का स्क्वायर। एंड आप प्रॉपर्टी जानते हैं कि ए बी का डिटर्मिनेंट कर लो, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, यानी कि दोनों का अलग अलग डिटर्मिनेंट निकाल के प्रोडक्ट कर लो, या प्रोडक्ट करके डिटर्मिनेंट निकाल लो, वैल्यू सेम आने वाली है। यानी कि आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट, बी का डिटर्मिनेंट, और इसका स्क्वायर। और हम एक और प्रॉपर्टी जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, जो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट है ना, वो डिटर्मिनेंट का इनवर्स होता है। यानी इसे आप ऐसा लिख सकते हो, यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ बी का इनवर्स इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर। और यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ बी के इनवर्स को आप ऐसा लिख सकते हैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी
इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि एक स्केलर वैल्यू मिलेगी। तो यहां पे आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, और जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है वो 5 आ रही है, यानी 5 का स्क्वायर दैट इज 25। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो स्क्वायर है वो हमारे पास 25 आ जाएगा। और आप इसमें ऑप्शन बी को टिक करेंगे जो आपको 5 का स्क्वायर यहां पर दे रखा है। तो केवल ये दो की प्रॉपर्टीज हमें यहां पर यूज करनी है और हम इसका सॉल्यूशन यहां पे कर पाएंगे। क्वेश्चन 5 देखिए, द वैल्यू ऑफ n सच दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर x, y बिलोंग्स टू r पॉजिटिव इज होमोजीनियस। हमें n की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस हो। तो मैं यहां पे लिखता हूं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, वो हमारे पास क्या बन रही है, x की पावर n dy बाई dx इज इक्वल टू y इंटू लॉग y माइनस लॉग x प्लस 1। तो यहां पे आप x की पावर n को इधर ले आओ, तो dy बाई dx इज इक्वल टू y बाई x की पावर n, और यहां log m माइनस log n होता है log y बाई x प्लस में 1। तो यहां पे ये आ गया। अगर हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से बन जाए, वो फंक्शन ऑफ y बाई एक्स बन जाए, तो हम उसे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। या फिर वो कुछ फंक्शन ऑफ एक्स वाई बन जाए, तो हम यहाँ पे x के प्लेस पर तो लैम्डा x और y के प्लेस पर लैम्डा y रखते हैं, और फिर अंदर से यहाँ पे f ऑफ लैम्डा x लैम्डा वाई, या लैम्डा की कुछ पावर बाहर आ जाती है और ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई बन जाता है। तो हम उसे n डिग्री का होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। या तो इस फॉर्म से हो जाए या फिर इस फॉर्म से हो जाए, तो वो फंक्शन ऑफ y बाई एक्स बन जाना चाहिए। यहां पे y बाई एक्स है, यहां y बाई एक्स की पावर n है, तो इसको y बाई एक्स बनाने के लिए मुझे n की क्या वैल्यू की जरूरत होगी, तो यहां पे हमारे पास n की जो वैल्यू हमें नीड होगी वो हमारे पास क्या होगी, 1 होगी। अगर आप यहां n के प्लेस पे 1 रखेंगे तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। क्वेश्चन 6 है, इफ द पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 आर कोलिनियर, देन x1 y2 किसके इक्वल होगा। तो यहां पे हमारे पास 3 पॉइंट हैं जो कोलिनियर है। तो यहां पे ये ए बी सी, तो हम क्या कंसेप्ट यूज कर लेंगे कि जो ये ए बी सी पॉइंट है हमारे पास ये कोलिनियर है, तो इनका इनसे फॉर्म होने वाले ट्रायंगल का जो एरिया है वो 0 होगा। तो हमारे पास जो गिवन पॉइंट्स हैं वो हमारे पास क्या है, x1 y1 x2 y2 और x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। इन तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा ना उसका एरिया, तो उसका एरिया हमें मिल जाएगा यहां पे 1/2 डिटर्मिनेंट पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और यहां पे x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, और यहां पे 1 1 1 वो 0 के इक्वल होगा। 1/2 को इधर ले आओगे 0 हो जाएगा। हम इसे रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग। आप बोले सर हम इसे एक्सपेंड क्यों कर रहे हैं, तो यहां पे ना वो पूछ रहा है हमसे कि जो आपका x1 y2 है, x1 y2 है वो किसके इक्वल होगा। तो आप देखेंगे कि x1 y2 यहां किसके इक्वल आएगा, वो इसी कंडीशन से आ जाएगा। x1 बाहर, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, y2 माइनस ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, और माइनस इसके अंदर जाएगा तो माइनस का y1 माइनस का y2, यहां माइनस का y1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे x2, इसकी मल्टीप्लाई माइनस अंदर जाएगा तो यहां पे ये आ गया, प्लस का 1 इंटू इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे x2 y1
प्लस x2y2, यहां पे आपका x1y2 और माइनस का x2y2, ये आपका 0 के इक्वल है। तो यहां पे आप देखें तो y2 से y2 कैंसिल हो गया और x2 से x2 कैंसिल हो गया और यहां पे आपका x2y2 से x2y2 कैंसिल हो गया। अब जो यहां पे बच रहा है उसको आप लिखेंगे और कंडीशन को फाइंड आउट करेंगे। तो जरा देखिए कैसे, माइनस का x1y1, माइनस का x1y1, ये माइनस का y1, ये माइनस का x1, तो प्लस का x1y1, यहां पे आपका x2y1 माइनस x1y2 इज इक्वल टू 0। ये आपका आपस में कैंसिल हो गए क्योंकि सेम अपोजिट साइन के हैं। इसको इधर ले आओ तो x2y1 इज इक्वल टू x1y2। अब देखें कि यहां पे क्या पूछ रहा था कि जो x1y2 है वो किसके इक्वल आ रहा है, वो x2y1 के इक्वल आ रहा है। और आप देखें तो x2y1 कौन सा ऑप्शन है, यहां पर ए ऑप्शन है, यानी जो x1y2 है वो x2y1 के इक्वल आएगा। कंसेप्ट यही यूज करना है कि अगर पॉइंट्स कॉलिनियर हैं तो उनसे बनने वाला जो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, तो उसका एरिया भी क्या होगा, 0 होगा और यहां से आपको रिक्वायर्ड कंडीशन मिल जाएगी। क्वेश्चन 7 देखिए, ए मैट्रिक्स दे रखी है, इफ ए इज इक्वल टू 0 1 सी माइनस 1 ए माइनस का बी और 2 3 0। वो कह रहा है कि ये एक सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी वो हमें बता दीजिए। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मैं ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू सभी को अलग अलग फाइंड आउट कर लेता हूं और यहां पुट कर दूंगा तो मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि अगर ये सिक्यू सिमेट्रिक है तो पहले हम इसका निकाल लेते हैं ट्रांसपोज। तो पहली रो पहला कॉलम बच जाएगी, 0 1 सी माइनस 1 ए माइनस का बी 2 3 0, ये आ गया। हम बोलेंगे कि सिंस ए इज सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देयरफॉर ए ट्रांसपोज जो है वो माइनस ऑफ ए के इक्वल होता है। तो ए ट्रांसपोज तो हमारा ये है, यहां रख दो वैल्यू। ए ट्रांसपोज क्या है हमारे पास, 0 माइनस 1 2 1 ए 3 सी माइनस बी 0 है और माइनस ऑफ ए, तो यहां पे आएगा 0 1 सी माइनस 1 ए माइनस का बी 2 3 0। जब माइनस साइन अंदर जाएगा तो सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये तो आपका माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस माइनस और ये 0 तो आपका पॉजिटिव नेगेटिव, बेशक से कुछ ना लिखें। अब दो मैट्रिक्स जब इक्वल होती हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं, यानी -1 और जो माइनस का सी है वो 2 के इक्वल, यानी सी यहां से आ गया माइनस का 2। ए जो है वो माइनस ऑफ ए के इक्वल होगा, वो कब हो सकता है, इसको इधर ले आओ, ए प्लस ए इज 0 2a इज 0 विच इंप्लाइज कि जो a है वो क्या आ गया, 0 आ गया। माइनस बी इज इक्वल टू -3 b इज इक्वल टू 3। तो मेरे पास ये a b और c की वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब इन सबको यहां पुट कर दो, a प्लस बी प्लस सी। जो a है मेरे पास वो 0 है, b है जो मेरे पास वो 3 है और जो c है मेरे पास वो माइनस का 2 है, तो यानी यहां पे आ गया 1। तो a प्लस बी प्लस सी जो है वो हमारे पास 1 आ रहा है। दैट मीन्स आप ऑप्शन ए को यहां पर इसके अंदर टिक करेंगे। क्वेश्चन 8 देखिए, फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, हमारे पास दो इवेंट है ए एंड बी और हमें एक डाटा दे रखा है, दैट इज पी ए कॉम्प्लीमेंट। पी ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो किसके इक्वल है, वो है आपका 1/2। पी बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, वो है आपका 2/3। एंड आपके पास पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, वो किसके इक्वल है, वो 1/4 के इक्वल है।
तो हमें यहां पर वैल्यू निकालनी है P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट बाई B कॉम्प्लीमेंट। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे आप समझिए। यहां पर हम जानते हैं कि पी ए बाई बी का जो फॉर्मूला है वो होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन पी बी। तो सेम यहां पे लगा देंगे, P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट अपॉन पी बी कॉम्प्लीमेंट। अब दोनों का कॉम्प्लीमेंट है, इसे आप ऐसा लिख सकते हो P ऑफ A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। दोनों का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बन जाएगा यूनियन और पूरे का कॉम्प्लीमेंट अपॉन पी बी कॉम्प्लीमेंट। अब किसी भी इवेंट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसके इक्वल होता है, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन पी बी कॉम्प्लीमेंट। तो मेरे पास, मुझे यहां पे पी बी कॉम्प्लीमेंट तो पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी और मिल जाए तो मुझे इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, वो हम निकालेंगे वहां से। P ऑफ A जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। पी बी किसके इक्वल होगा, वो होगा 1/3। और हम जानते हैं कि पी ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, वो होता है पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो पी ए है हमारे पास, दैट इज 1/2, पी बी है हमारे पास 1/3 और ये है 1/4। इन सभी का एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 12, 2 से 6, 3 से 4 माइनस 3, तो यहां पे आ गया आपका दैट इज 7/12। इसका एलसीएम लेंगे 2, 3, 4, 12, 2 से 6, 3 से 4 माइनस का 3, तो यहां पे आ गया 7/12, मेरे पास ये आ रहा है। अब यहां पे इन सब की वैल्यूज में पुट करता हूं जो मेरे पास हैं, जरा देखिए। 1 माइनस पी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कितना आया 1 माइनस का 7/12 और पी बी कॉम्प्लीमेंट कितना है मेरे पास 2/3। अब जरा देखिए यहां पे आ जाएगा 12 माइनस का 7 अपॉन में यहां पे आ गया 12 अपॉन 2/3, तो ये आ गया 5/12, ये ऊपर चला जाएगा और ये आ गया आपका 2, 3 से 4 टाइम्स, तो यहां पे आ गया 5/8। यानी कि जो P A कॉम्प्लीमेंट बाई B कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है वो आपके पास 5/8 यहां पे आ रही है। तो सिंपल था, आपने केवल इसको कन्वर्ट कर लिया, पी ए यूनियन बी का भी फॉर्मूला होता है, सारी वैल्यूज आप यहां पुट करोगे और पी ए कॉम्प्लीमेंट बाई बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 5/8 आपको यहां पर मिल जाएगी। क्वेश्चन 9 देखिए, द वैल्यूज ऑफ अल्फा इफ हमें दो वेक्टर्स दे रखे हैं, पी वेक्टर इज 2 अल्फा स्क्वेयर आई माइनस 3 अल्फा जे प्लस के and q vector is equal to I plus j plus alpha k। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ द एंगल बिटवीन p एंड q इज ऑब्ट्यूज। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी अगर इनके बीच में बनने वाला एंगल ऑब्ट्यूज है। आप समझो, अगर हमारे पास दो वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है इज गिवन बाय, वो फॉर्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए वेक्टर का मॉड्यूलस बी वेक्टर का मॉड्यूलस, ये होता है। अब जो cos थीटा है वो कह रहा है जो थीटा अगर एक्यूट है तो ये पॉजिटिव आएगा, और अगर थीटा ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज होने का मतलब क्या है, देखो यहां पे 0, यहां 90 डिग्री और यहां पे आपका 180 डिग्री। ऑब्ट्यूज होने का मतलब है एंगल यहां पे मिलेगा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, यानी कि ये वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो यहां पे आप कहेंगे थीटा इज ऑब्ट्यूज, मतलब कॉस थीटा इज लेस देन 0 आएगा आपका। और यहां देखो ये तो नेगेटिव नहीं हो सकता, मॉड्यूलस है ऑलवेज पॉजिटिव,
ये भी पॉजिटिव, तो ये जो ए डॉट बी है ये लेस देन जीरो होगा। मतलब अगर इनके बीच में ए और बी के बीच में बनने वाला एंगल ऑब्ट्यूज है तो कॉस थीटा लेस देन जीरो होगा, मतलब ये डॉट प्रोडक्ट लेस देन जीरो आया है। तो यहां पे पी और क्यू के बीच में कंडीशन है, तो आप कहेंगे एंगल बिटवीन पी एंड क्यू इज ऑब्ट्यूज। सो आपका जो P डॉट Q है वो आपका लेस देन जीरो होगा। तो P डॉट Q कर लो, 2 अल्फा स्क्वायर इंटू 1 इज 2 अल्फा स्क्वायर, माइनस 3 अल्फा इंटू 1 इज माइनस 3 अल्फा, और 1 इंटू अल्फा इज लेस देन जीरो। यहां पे आ गया 2 अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इज लेस देन जीरो। तो यहां से आप 2 अल्फा कॉमन ले लो और यहां पे आ जाएगा अल्फा माइनस 1 इज लेस देन जीरो। 2 को इधर ले आओ, अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1 इज लेस देन जीरो। अब आप लगा दो वेवी कर्व मेथड। यहां से देखो अल्फा को जीरो के बराबर लेंगे तो जीरो, और यहां पे आ जाएगा 1, प्लस माइनस प्लस। हमें लेस देन जीरो वैल्यू चाहिए, यानी वो किसके बीच में मिल रही है आपकी, जीरो और 1 के बीच में। तो मतलब जो x है आपका वो जीरो और 1 के बीच में आपका क्या हो जाएगा, यहां पे बिलोंग करेगा, तब ये लेस देन जीरो होगा। मतलब जब x, सॉरी अल्फा, यहां पे ये x नहीं है अल्फा, जब अल्फा आपका जीरो से 1 के बीच में होगा तब आपको जो cos थीटा है वो लेस देन जीरो मिलेगा, मतलब एंगल ऑब्ट्यूज होगा। तो अब बी ऑप्शन को टिक करेंगे, ओपन इंटरवल 0,1। क्वेश्चन 10 है, इफ ए वेक्टर का मॉड्यूलस इज 3, बी वेक्टर का मॉड्यूलस इज 4, तो हमें क्या निकालना है, समझो जरा। यहां पे हमें दे रखा है ए वेक्टर का मॉड्यूलस इज 3, बी वेक्टर का मॉड्यूलस इज 4, और यहां पे वो कह रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मॉड्यूलस है वो हमारे पास 5 है। तो हमें निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड्यूलस। आप समझें, हमारे पास एक रिलेशन होता है क्या, कि अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर करें प्लस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर करें, तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर मॉड्यूलस का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर। आप इसे अलग से भी कर सकते हो, ए वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका, यहां पे बाकी कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस, तो ये आपके पास इनके बीच में एक रिलेशन यहां पे एस्टैब्लिश हो जाएगा। अब जो वैल्यूज आपके पास है वो पुट कर दो, जो नहीं है वो यहां से मिल जाएगी। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमारे पास है 5, तो 5 का स्क्वायर, ये हमें निकालना है। ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो यहां पे आ गया आपका दिस इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 16, 2 इंटू 25 माइनस यहां पे आ गया 25, तो ये आ गया 50 माइनस का 25 दैट इज 25। ये आ रहा है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर, तो यहां से स्क्वायर को इधर ले आएंगे, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड्यूलस इज रूट 25, तो ये प्लस का 5 आ जाएगा। माइनस वाली वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि मॉड्यूलस इज ऑलवेज पॉजिटिव, मॉड्यूलस एक्चुअली में डिस्टेंस होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो मॉड्यूलस है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पे 5 आ जाएगा। क्वेश्चन 11 देखिए, फॉर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z is equal to 4x plus 3y and the feasible region by a set of constraint is shown in the figure, which of the following is true। तो हमें यहां पर ना इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है कि वो किस पर होगी आपकी। तो सारे कॉर्नर पॉइंट्स हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट कर देते हैं और फिर देखते हैं ये मैक्सिमम किस पे आ रहा है। तो हम पहले z निकाल देंगे एट 0,0, तो एक्स वाई की जगह 0 रख दोगे, 0 प्लस 0 इज 0। जेड एट आर इज 40,0 यानी 4 इंटू 40
प्लस 0 दैट इज 160। जेड एट क्यू, क्यू हमारे पास आ रहा है 30, 20 यानी 4 इंटू 30 प्लस 3 इंटू 20। तो यहां पे आ गया आपका दैट इज 120 प्लस 60, तो ये आ गया 180। अगला कॉर्नर पॉइंट रखेंगे जेड एट पी दैट इज 0,40, तो यहां पे आ गया 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 40 इज 120। तो ये मैक्सिमम किस पे आ रहा है? मैक्सिमम यहां पे आ रहा है, जेड इज मैक्सिमम एट क्यू दैट इज 30,20 पर। अब जरा ऑप्शंस को चेक करिए। मैक्सिमम एट आर, आर पर मैक्सिमम नहीं है, पहले वाला गलत हो गया। मैक्सिमम एट क्यू दैट इज 30,20, यानी ऑप्शन बी मैच हो रहा है। फिर भी आगे के ऑप्शन पढ़ लेने हैं। सी क्या कह रहा है? वैल्यू ऑफ जेड एट 40,20 इज 0,40 से लेस है। तो 40,20 की वैल्यू 0,40 से लेस है, ये तो ज्यादा है, यानी ये भी गलत है आपका। और 30,20 की जो वैल्यू है वो लेस है, वो तो किसी से लेस हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस पर तो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो ये हमारा क्या हो गया है यहां पर? मैक्सिमम। बी ऑप्शन को आप यहां पे इसके अंदर टिक करेंगे। क्वेश्चन 12 देखिए, जो इंटीग्रेशन से है। लेट आई इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है? डी एक्स ओवर एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स की पावर 4 इसकी पावर 1/2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर ये एक्स क्यूब ऊपर होता तो ये एक क्वाइट सिंपल क्वेश्चन था, बट ये नीचे आ गया है, तो यहां पे हम क्या करते हैं ना, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं मैं यहां पे, ऐसा कर सकता हूं, dx अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स की पावर 4 1/2। अगर आप एक्स स्क्वायर को रूट के से बाहर लेके आएंगे तो वो एक्स हो जाएगा, और अगर इसे रूट के अंदर ले जाते हैं ना तो उसका स्क्वायर हो जाता है। तो अगर इस एक्स स्क्वायर को 1/x स्क्वायर को रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये 1/x की पावर 4 हो जाएगा। तो यहां पे आ गया dx और यहां पे आ गया x की पावर 5 और 1 प्लस x की पावर 4, और ये बन गया नीचे x की पावर 4 इसकी पावर 1/2 dx पूरे की। तो dx तो पहले से है, x की पावर 5 यहां पे आ गया 1 इसके डिवाइड में, 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इसकी पावर 1/2 dx ऑलरेडी। अब इसको पुट कर दो, लेट पुट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू टी। 1 का डेरिवेटिव 0 और ये ऊपर चला जाएगा x की पावर -4, पावर आगे आएगी और x की पावर -5 dx इज इक्वल टू dt। यहां पे इसको इधर ले आओ, पावर पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले आए, dx अपॉन एक्स की पावर 5 इज इक्वल टू dt बाई माइनस का 4। तो यहां पे dx अपॉन एक्स की पावर 5 के प्लेस पर आप dt अपॉन -4 लिख सकते हो। तो यहां पे क्या आ गया देखिए जरा, i इज इक्वल टू माइनस का 1/4 और ये 1/√t dt। तो माइनस का 1/4 ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर माइनस का 1/2 dt, पावर में ऐड करेंगे तो यहां पे माइनस का 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1/2 t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c, ऊपर ले आइए पावर तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, माइनस का 2/4 और √t प्लस का c। तो जो t है वो क्या है? 1 प्लस 1/x की पावर 4, यहां पे आ गया माइनस का 1/2, और इसको ना देखो, इस पूरी टर्म को आप ऐसा लिख सकते हो, तो यहां पे मैं इसे लिख दूं 1 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस सी। एक्स की पावर 4 बाहर आके एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 एक्स स्क्वायर √1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस सी। तो यहां पे हमारे पास ये आ रहा है माइनस का 1/2 एक्स स्क्वायर √1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस सी। ये हमारा ऑप्शन ए है, तो आप ऑप्शन ए को यहां पर इसके अंदर टिक करेंगे। क्वाइट सिंपल सा लॉजिक आपको यहां पे समझना है कि पहले तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया,
जब एक्स स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो वो एक्स की पावर 4 बन जाएगा। फिर इस टर्म को पुट कर दिया तो dx अपॉन एक्स की पावर 5 की जगह लिख सकते हो माइनस का 1 डी बाई 4 dt, वो लिख दिया। फिर इसका इंटीग्रेशन किया और ये x की पावर 4 हम बाहर भी ले आए ताकि हमारा ऑप्शन मैच हो। तो यहां पे हमारे पास ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर यहां पे आ रहा है। क्वेश्चन 13 देखिए, जो इंटीग्रेशन से है हमारा क्वेश्चन। यहां पे 0 से 2 पाई कोसिकेंट ऑफ 7x dx, ये किसके इक्वल होगा? तो हमारे पास ना एक प्रॉपर्टी होती है कि 0 से 2a fx dx को मैं लिख सकता हूं आपका 0 to a fx प्लस f ऑफ 2a माइनस x dx, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो fx तो हमारा ये है, हम f ऑफ 2a माइनस x और निकाल लेते हैं, कोसिकेंट 7x dx। अब 2a मतलब 2a का काम है 2 पाई, तो f ऑफ 2 पाई माइनस x में निकालूं तो यहां पे आएगा कोसिकेंट 2 पाई माइनस x और इसकी पावर है 7। आपका 7 को बाहर भी लिख सकते हैं। 2 पाई मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस मतलब, और 2 पाई पर नो चेंज तो नेगेटिव हो गया, कोसिकेंट x की पावर 7। माइनस 1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव आएगा, कोसिकेंट 7x। तो यानी f ऑफ 2 पाई माइनस x जो है वो हमारे पास माइनस fx आ रहा है। अब जरा देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 0 से 2 पाई कोसिकेंट 7x dx, जो हमारा fx है, इसको लिखा जा सकता है 0 से पाई fx प्लस f ऑफ 2 पाई माइनस x dx। अब जरा समझिए, f ऑफ 2 पाई माइनस x किसके इक्वल आ गया है, माइनस ऑफ fx के आ गया है, यानी कि आप यहां देखें तो ये तो 0 बन गया, तो पूरा इंटीग्रेशन मेरे पास क्या आ गया है, 0 हमारे पास यहां पे आ गया है। तो इस प्रॉपर्टी का हमें यूज कर लेना है। तो 2 पाई माइनस एक्स जो है वो हमारा माइनस एफ एक्स आ रहा है, तो यहां पे हमारा क्या हो गया, ये 0 बन गया। और अगर एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स जो है हमारा वो एफ एक्स हो जाता, तो फिर हम क्या कहते कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो वैल्यू है वो क्या बन जाती, वो बन जाती 2 0 टू a एफ एक्स dx। तब यहां पे ट्वाइस आ जाता इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होता। तो ये क्वाइट सिंपल लॉजिक हमें यूज करना है और हम इसकी वैल्यू बता पाएंगे। क्वेश्चन 14 देखिए, व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, e की पावर y डैश इज इक्वल टू x। y डैश का मतलब है e की पावर dy बाई dx इज इक्वल टू x। दोनों तरफ क्या ले लो, log ले लो, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। यहां पे आ जाएगा log ऑफ e की पावर dy बाई dx इज इक्वल टू log x। log से e कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आ गया dy बाई dx इज इक्वल टू log x। dx को इधर ले आओ तो dy इज इक्वल टू log x dx। वेरिएबल्स सेपरेट हो गए, x वाले एक तरफ आ गए, y वाले एक तरफ आ गए। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लो, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो यहां पे क्या आ जाएगा, इट विल बिकम dy, यहां पे आ गया log x dx। अब log x के साथ 1 ले सकते हैं। आइलेट के रूल से जो लॉगरिथम है वो फर्स्ट फंक्शन 1 यानी एल्जेब्रिक सेकंड हो जाएगा, बाई पार्ट्स लगा दो, dy का हो गया y, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन x, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर टोटल का इंटीग्रेशन। तो y इज इक्वल टू एक्स लॉग x, और यहां पे आ गया माइनस का 1 यानी माइनस का x प्लस c। ये हमारे पास इसका जनरल सॉल्यूशन आ रहा है। तो पहले तो हमने e को यहां से हटाया,
फिर इसके वेरिएबल्स को सेपरेट किया और हमें इसका जनरल सॉल्यूशन यहां पर मिल गया है। क्वेश्चन 15 देखिए, हमें एक ग्राफ दे रखा है। ये किसका ग्राफ है? आप अपने क्वेश्चन पेपर में देखें तो आपको ग्राफ दिख रहा है। मैं ना कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बना के दिखाता हूं। कॉस एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? यहां पे आपका मान लो π/2 है, यहां पे पाई है और यहां पे 1 और यहां पे -1। हम कॉस एक्स का बना रहे हैं। कॉस 0 पर क्या होता है? 1 और π/2 पर होता है 0, यानी इस तरीके से। और कॉस पाई होता है -1, यानी यहां पे आ जाएगा। अब जब हम कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास क्या होता है? हम एक्सिस चेंज कर लेते हैं। यहां पे 1, यहां पे -1, यहां पे π/2, यहां पे पाई आपका। तो देखिए π/2 पर तो 0 है और आप जैसे ही आप यहां पे 0 की तरफ मूव करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दिस इज एंड पाई की तरफ जाएंगे तो -1 की तरफ जा रही है वैल्यू, यानी -1 की तरफ जाएगा। अब जो आपको ग्राफ दे रखा है उसको आप ध्यान से देखें तो वो बिल्कुल इसके जैसा दिखाई दे रहा है। यानी कि जो वो ग्राफ आपको दे रखा है वो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x का ग्राफ है। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ जो है वो आपको आने चाहिए। ये हमने जो ITF का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वहां पर हमने कवर की है। अगर आप इन्हें देखना चाहते हैं तो यहां क्लिक करके आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये वाला जो ग्राफ था वो था कॉस इनवर्स एक्स का। इसके बाद क्वेश्चन 16 है, अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP along with the graph and its constraints is given below। ये हमें दे रखा है। The corresponding objective function z is equal to 18x plus 10y which has to be minimized. The smallest value of the objective function is 134। तो हमने ना ये जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसको मिनिमाइज करना है, बट इसका जो फिजिबल रीजन है ना वो अनबाउंडेड आया। तो अनबाउंडेड जब हमारे पास फिजिबल रीजन आता है तो फिर हम क्या कर लेते हैं? उसके कॉर्नर पॉइंट्स पर वैल्यू निकालते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट्स पर वैल्यू निकालने के बाद जो जेड मिनिमम है वो हमारे पास 134 आया। उसके बाद हम क्या करते हैं? हम अगर मिनिमाइज करना है तो हम जेड लेस देन मिनिमम वैल्यू एक इनइक्वालिटी बनाते हैं। तो इनइक्वालिटी बन गई 18x plus 10y इज लेस देन 134। इसके बाद इज लेस देन इक्वल बनाएंगे, यहां पे इज लेस देन इक्वल, ये इनइक्वालिटी बन जाएगी। अब यहां पे जब आप इसका ग्राफ ड्रा करोगे तो ये आपका इसके पास ग्राफ आ गया। ये जो डॉटेड लाइन है वो इसी को शो कर रही है आपकी, दिस इज लेस देन ओनली। तो डॉटेड लाइन क्यों है? क्योंकि यहां लेस देन सिंबल है। इक्वल टू का सिंबल होता तो यहां पे डार्क लाइन आपकी आती। तो इसको हमने ड्रा किया और जब हमने इसके अंदर ओरिजिन को पुट किया तो वो सेटिस्फाई करेगी। मतलब इस लाइन का जो फिजिबल रीजन है वो टुवर्ड्स ओरिजिन यानी नीचे की तरफ होगा। फिजिबल रीजन आया इस तरफ और इसका जो हमने इनइक्वालिटी बनाई है इसका फिजिबल रीजन नीचे की तरफ है। आप चेक करो दोनों फिजिबल रीजन में क्या कोई कॉमन पॉइंट आ रहा है? कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। तो आप क्या कहेंगे? तो यहां पे कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, मतलब मिनिमम वैल्यू यही हो जाएगी। और अगर कॉमन पॉइंट आ जाते तो कोई मिनिमम वैल्यू इसकी नहीं होती। तो आप यहां पे कहेंगे कि 18x plus 10y is less than 134 exist and have no common point with फिजिबल रीजन, कि फिजिबल रीजन के साथ इसका कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। सो आपका जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगी? आपकी 134 यहां पर होगी। तो आप यहां चेक करें कौन सा ऑप्शन आपको ये दे रखा है कि यहां पे इसकी जो मिनिमम वैल्यू है 134 होगी। अच्छा, मिनिमम वैल्यू के बारे में बात ही नहीं करी है तो यहां ये रहने दो। ये कह रहा है कि नो कॉमन पॉइंट विद द फिजिबल रीजन। ऑप्शन डी को आप देखें, एग्जिस्ट एज द इनइक्वालिटी, ये एग्जिस्ट कर रही है एंड डज नॉट हैव एनी पॉइंट इन कॉमन विद द फिजिबल रीजन। और फिजिबल रीजन के साथ इसका कोई कॉमन पॉइंट यहां पर नहीं है। तो आप ऑप्शन डी को इसके अंदर यहां पे टिक करेंगे।
क्वेश्चन 17 देखिए, इफ द फंक्शन एफ आर टू जेड, और जो फंक्शन है वो हमारे पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। वो कह रहा है कंटिन्यूअस एट 2.5 एंड डिफरेंशिएबल एट 2.5 आपका। तो 2.5 पर हम इसकी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो एट 2.5 हम किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल कब कहते हैं? जब कंटिन्यूअस हम कहेंगे जब LHL, RHL और f ऑफ 2.5 बराबर आ जाएगा तो कंटिन्यूअस कह देंगे। अब इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को समझो, इसका नाम तो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बट वैल्यू ये हमेशा लोएस्ट देता है। 2.5 किन दो इंटीजर्स के बीच में है? 2 और 3 के, तो वैल्यू मिलेगी 2, यानी ये छोटी वाली वैल्यू हमें देता है। तो LHL की हम बात करें तो LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2.5 माइनस x। यहां पे पुट कर देंगे x को 2.5 माइनस h एज h टेंड्स टू 0। तो यहां पे आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे आ जाएगा 2.5 माइनस का h। अब 2.5 में से कुछ और कम कर लो तो क्या मिलेगा आपको? 2 ही मिलेगा। तो यहां पे आपका आ गया 2, इसमें h नहीं है। सिमिलरली RHL निकालोगे, लिमिट x टेंड्स टू 2.5 प्लस वो आ जाएगा x, और यहां पे आप फिर से पुट कर दोगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 2.5 प्लस h एज h टेंड्स टू 0। तो यहां पे आपका आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहां पे आ जाएगा 2.5 प्लस h, इसमें कुछ ऐड कर दोगे तो भी 2.5 रहेगा, तो यहां पे आपका आ जाएगा दैट इज आल्सो 2। और f ऑफ 2.5 निकालोगे, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.5, वो भी 2 आएगा, यानी LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 2.5, तो कंटिन्यूअस एट 2.5। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लें, तो एट x इज इक्वल टू 2.5 हम निकाल रहे हैं LHD, लिमिट x टेंड्स टू 2.5 माइनस, तो fx यानी कि fx माइनस fa यानी f ऑफ 2.5 अपॉन x माइनस 2.5। तो यहां पे आ गया लिमिट x टेंड्स टू 2.5 माइनस fx है मेरे पास x, और f ऑफ 2.5 की वैल्यू आएगी आपके पास 2 अपॉन x माइनस 2.5। पुट कर देंगे x इज 2.5 माइनस h एज h टेंड्स टू 0। तो यहां पे आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 2.5 माइनस h माइनस का 2 अपॉन x माइनस का 2.5। तो यहां पे आप देखिए 2.5 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर लो तो भी वैल्यू 2 ही मिलेगी, 2 माइनस 2 अपॉन x माइनस का 2.5 इज 0। तो LHD तो आ गया 0। सिमिलरली जब आप RHD निकालोगे यहां पर, तो fx माइनस f ऑफ 2.5, और यहां पे आ जाएगा x माइनस का 2.5, आप पुट कर दोगे x इज इक्वल टू 2.5 प्लस h एज h टेंड्स टू 0, और अगर आप 2.5 में कुछ जोड़ोगे भी, यहां पुट कर दोगे 2.5 प्लस h, ये आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन x माइनस का 2.5, तो ये 2 माइनस 2 ही आएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 ही हो जाएगा, यानी LHD इज इक्वल टू RHD। यानी कि हम बात करें कि जब x आपका एक इंटीजर है, इंटीग्रल वैल्यूज पर तो ये डिसकंटिन्यूअस होता है, बट उनके बीच की हर वैल्यू पर ये क्या होता है आपका कंटिन्यूअस भी होता है एंड डिफरेंशिएबल भी होता है। तो ये आपका ऑप्शन डी आप इसमें टिक करेंगे। अब आप बोले सर 1 नंबर में क्या हम इतना बड़ा सॉल्व करेंगे? नहीं, आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर वैल्यू जैसे 1 2 3 इन सब पर कंटिन्यूअस होगा ना, कंटिन्यूअस होगा ना डिफरेंशिएबल होगा।
और इनके बीच की सभी वैल्यूज पर कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। तो ऑप्शन डी को आप यहां पे टिक करेंगे। क्वेश्चन 18 देखिए। A student observes an open air honey based nest on the branch of a tree whose plane figure is parabolic। हमें दे क्या रखा है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। बना लो ग्राफ, अपर पैराबोला, अपवार्ड पैराबोला मस्त से, और हमारे पास एक लाइन दे रखी है y इज इक्वल टू 4, सम यहां पे होगा। इनके बीच में बनने वाला एरिया आपको निकालना है। तो रिक्वायर्ड एरिया हम कैसे निकाल लेंगे, लिमिट देखिए 0 टू 4, और हम y एक्सिस पर लिमिट ले रहे हैं तो x ऑफ पैराबोला, और इंटीग्रेशन करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो हमें ये वाला पार्ट मिल जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा एरिया मिल जाएगा। x ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगी, √4y 0 टू 4 dy। √4 हो जाएगा आपका 2, और 2 और 2 हो गया 4, और y की पावर 1/2 ये हो गया y की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट है आपकी 0 टू 4। 3/2 को ऊपर ले आओ, यहां पे 4 की पावर 3/2 माइनस 0, यहां पे हो गया 8/3। इसको लिख सकते हो 2 का स्क्वायर और इसकी पावर 3/2, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2 की पावर 2 इंटू 3/2 ये कैंसिल हो गया। यहां पे आ गया 8 इंटू 8/3 यानी 64/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, पैराबोला और लाइन के बीच में बनने वाला एरिया, यानी आप ऑप्शन बी को यहां पर टिक करेंगे। क्वेश्चन 19 असर्शन रीजन का क्वेश्चन देखिए। कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय, हमें फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स प्लस मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 1 इज डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। ये जो फंक्शन है आपका मॉड्यूलस, ये कंटिन्यूअस तो होता है बट डिफरेंशिएबल नहीं होता। किस किस पॉइंट पर, जहां पे आपके जो मॉड्यूलस के अंदर की वैल्यूज हैं वो आपकी क्या हो, 0 हो। यानी एक तो यहां पे इसको 0 के इक्वल रखोगे तो एक तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 0, और एक x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखोगे तो x आ गया 1। यानी कि इन दोनों पॉइंट्स पर ये क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। अब देख लीजिए वो कह रहा है 0 1 एंड 1, मतलब असर्शन जो है वो ट्रू है, a इज ट्रू। रीजन क्या कह रहा है, सपोज f इज डिफाइंड एंड कंटिन्यूअस ऑन a, b, तो जो LHD है, LHD अगर नॉट इक्वल टू RHD हो तभी तो हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। यानी a इज ट्रू, r इज ट्रू, एंड जो r है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a है। यहां पर ये सिंपल डेफिनेशन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a की ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दूसरा है क्वेश्चन 20, असर्शन क्या दे रखा है, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, और जिसकी की डोमेन ये है, इज नॉट 1 1 इन इट्स डोमेन, वो अपनी डोमेन में 1 1 नहीं होता है आपका। तो यहां पे आप समझें कि जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस एक्स। यहां पे x इसमें वो वैल्यू नहीं हो सकती जिस पर ये 0 होता है, और cos x 0 होता है π/2, 3π/2, 5π/2, यानी ऑड मल्टीपल्स पर, यानी कि आपका 2n प्लस 1π/2 पर ये क्या होता है, और आपका 0 होता है। अब इसका ना ग्राफ बनाइए, जैसे मैं इसका ग्राफ बनाता हूं यहां पे। यहां पे देखिए, तो यहां पे मान लेते हैं π/2, यहां पे मान लेते हैं पाई, और यहां पे मान लेते हैं 3π/2, और यहां पे मान लेते हैं माइनस का π/2, यहां पे माइनस का पाई। तो π/2 पर इसकी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, नॉट डिफाइंड होगा। ऐसे ही 3π/2 तो हम यहां पर एक डॉटेड लाइन बना रहे हैं, यहां पे 1, यहां पे -1, माइनस π/2 पर भी नहीं मिलेगी।
अब जरा चेक करिए, मैं इसका ग्राफ बनाता हूं यहाँ पे। तो कॉस जीरो, जीरो पर क्या होता है, ये 1 होता है, और जीरो रखने पे 1 मिलेगा, और जैसे ही आप पाई बाई 2 रखोगे ये 0 हो जाएगा, यानी पाई बाई 2 पे इंफिनिटी। तो 0 से पाई बाई 2 की तरफ जाएंगे तो वैल्यू इंफिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगी, और 0 से माइनस पाई बाई 2 की तरफ जाएंगे तो भी इंफिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगी। कॉस पाई पे होता है -1, इंफिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगी। एंड यहां पे आप इसका ग्राफ आगे बना लेंगे, दैट इज 2 पाई। तो यहां पे इसका ग्राफ आ जाएगा फिर से cos पाई पे -1, 2 पाई पे हो जाएगा ये आपका 1, और यहां पे 5 पाई बाई 2 होगा, जिस पर ग्राफ नहीं मिलेगा हमें, और फिर से ये ग्राफ बन जाएगा। आगे अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो वो इस तरीके से बनेगा। अब हमारे पास में एक टेस्ट होता है 1 चेक करने के लिए कि अगर किसी फंक्शन में आप x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाएं और वो उसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाए तो वो 1 नहीं होता। अगर वो उसको केवल आपका एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो ही वो क्या होती है, वो 1 होती है। इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो आप यहां पे वो कह रहा है कि यहां पे आप लाइन बनाएंगे, कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, 1 2 3 4, ढेर सारे पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी। तो जो sec x है वो अपनी डोमेन पे क्या होता है, आपका 1 नहीं होता, हमें उसे बनाना पड़ता है 1 उसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके। तो यहां पे असर्शन जो है वो ट्रू है, a इज ट्रू। आर क्या कहता है, द लाइन y इज इक्वल टू 2 मीट्स द ग्राफ एट मोर देन 1 पॉइंट। तो y इज इक्वल टू 2, मान लो ये लाइन y इज इक्वल टू 2 है, मोर देन 1 पॉइंट पे मिल रही है, तो इसीलिए ये आपका 1 नहीं है, मतलब सही कह रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। a इज ट्रू, r इज ट्रू, एंड r इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a। यानी यहां पर भी आप क्या करेंगे, ऑप्शन ए को ही इसके अंदर टिक करेंगे, क्योंकि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसकी यहां पर प्रेजेंट है। सेक्शन बी से क्वेश्चन 1 देखिए, सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 21। इफ कॉट इनवर्स ऑफ 3x प्लस 5 इज ग्रेटर देन पाई बाई 4, तो वो कह रहा है फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ x, मतलब x की वैल्यू कहां से कहां तक आप ले सकते हो, यानी डोमेन आपको निकालनी है। अब आप एक कंसेप्ट समझेंगे कि अगर मान लो आपके पास एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, इनफैक्ट यहां पे आप कॉट इनवर्स x को ही ले लें, तो यहां पे ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है कॉट इनवर्स x। तो यहां पे आपने एक पॉइंट ले लिया x1 और यहां पे एक पॉइंट ले लिया x2, तो ऑब्वियसली जो x2 है वो बड़ा होगा x1 से, लेकिन जो उसके फंक्शन की वैल्यू आएगी तो फंक्शन ऑफ x2 जो है वो छोटा होगा फंक्शन ऑफ x1 से, विच इंप्लाइज कि जो fx1 है वो बड़ा होगा किससे, fx2 से, अगर फंक्शन एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। और पाई बाई 4 को ना मैं ऐसा लिख सकता हूं, कॉट इनवर्स 3x प्लस 5 is greater than cot inverse of 1। यहां पे cot inverse 1 पाई बाई 4 होता है, और cot inverse एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो यहां पे जब इन दोनों को आप इक्वल रखेंगे तो 3x प्लस 5 ग्रेटर देन, तो लेस देन 1 आपका यहां पे आ जाएगा। तो ये आ गया लेस देन 1। अब समझें ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर fx1 fx2 से बड़ा है, आप बोले सर fx1 कैसे बड़ा है, देखिए यहां पे आप फंक्शन को मान लो cot इनवर्स x, तो cot इनवर्स x मान लिया y इज इक्वल टू cot इनवर्स x, तो 1 को यहां रख दो, इसको यहां रख दो, और ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो आपका ये जो लेस देन वाला सिंबल है ग्रेटर देन में, और ये सेम इक्वेशन बन जाएगी, हमने उल्टा लिखा है। अब यहां से 5 को इधर ले आओ, 3x इज लेस देन 1 माइनस 5, और ये डिवाइड में चला जाएगा -4/3, यानी x जो है वो -4/3 से लेस होगा, यानी x कहां से कहां होगा, -इंफिनिटी से -4/3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी यहां पर डोमेन आ जाएगी। ये कंसेप्ट आपको माइंड में होना चाहिए, और फिर आप इस फंक्शन की जो डोमेन है वो यहां पर निकाल पाएंगे।